हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं इस वीडियो में सेप्टोप्लास्टी सर्जरी का 1 मंथ अपडेट शेयर करने वाली हूँ। और जो लोग को भी लगता है कि सर्जरी कराने के बाद जर्नी बहुत स्मूथ हो जाती है, तो गाइस ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए हैं, जैसे कि नेज़ल ब्लॉकेज, म्यूकस फॉर्म होना और बहुत सारे पेनफुल सक्शन सेशंस। सो गाइस, अगर आप सेप्टोप्लास्टी करवाने वाले हो या फिर आपने ऑलरेडी करवा लिया है तो इस वीडियो को एंड तक देखिए, बिकॉज इस वीडियो में मैं आज सब कुछ बहुत डिटेल में बताऊंगी, जितने भी प्रॉब्लम्स मैंने फेस किए और क्या क्या सल्यूशंस मेरे लिए काम आया। सो गाइस, लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। सो गाइस, फर्स्ट इशू जो मैंने फेस किया दैट वाज नेज़ल इरिगेशन प्रॉपरली नहीं होना। सो मुझे डॉक्टर ने एडवाइस किया था कि आप दिन में कम से कम 10 बार नेज़ल इरिगेशन करो। तो उन्होंने यही सोच के मुझे 10 बार नेज़ल इरिगेशन दिया था कि वो अगर मुझे 10 बार बोलेंगे तो मैं कम से कम 5 से 8 बार तो करूँगी। बट मुझसे वो भी नहीं हुआ, क्योंकि जब मैं नेज़ल इरिगेशन करने जाती थी तो मेरे नोज़ से पानी निकलता ही नहीं था। वो एक साइड पे डाल के दूसरे साइड से निकालना होता था, जिसे हिंदी में हम जल नेति भी कहते हैं। तो वो मुझसे होता ही नहीं था, बिकॉज मेरा नोज़ पूरा पूरा ब्लॉक था। मेरे नोज़ में कंटिन्यूसली ब्लड फिल्ड म्यूकस फॉर्म हो रहे थे, और जिसकी वजह से मेरा नोज़ प्रॉपरली ब्लॉक हो जा रहा था और नेज़ल इरिगेशन हो ही नहीं पा रहा था। तो दिन में 8 बार क्या, मैं 5 बार भी ढंग से नहीं कर पा रही थी। मैंने फिर भी कंटिन्यू किया ये करना, बट मैंने अपने डॉक्टर को ज़रूर बता दिया था कि मुझसे ये नेज़ल इरिगेशन नहीं हो रहा है, क्योंकि मेरे नाक से पानी निकल ही नहीं रहा है। ये जो प्रोसीजर होता है एक साइड से पानी डालकर दूसरे साइड से निकालना, तो ये पॉसिबल हो ही नहीं रहा था मेरे लिए। मुझे लगा कि चलो थोड़ा टाइम देते हैं तो ठीक हो जाएगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैं रोज़ के रोज़ जब भी करती तो जो नेज़ल इरिगेशन में जो पानी यूज़ करते थे, सलाइन वाटर, वो मेरे साइनस में चला जाता और मुझे बहुत तेज़ हेडेक होने लग जाता था। एंड वो हेडेक मेरे से बेयर नहीं होता था। तो मैंने फिर नेज़ल इरिगेशन उतना प्रॉपरली किया नहीं। बट स्टिल गाइज, आई विल एडवाइस कि अगर आप कर पा रहे हो तो आप प्लीज़ नेज़ल इरिगेशन करो। दैट इज़ वेरी वेरी हेल्पफुल। मेरी तो ऑलरेडी एक इशू थी कि मेरा नोस्ट्रल्स बहुत छोटा है, जिसकी वजह से मैं नेज़ल इरिगेशन वैसे भी नहीं कर पा रही थी। सेकेंड इशू जो मैंने फेस किया दैट वाज पेनफुल सक्शन सेशन। तो ये जो सक्शन सेशन है वो सबको नहीं इसके थ्रू जाना पड़ता है। या आपका जब सेप्टोप्लास्टी हो जाता है तो उसके 1 हफ्ते या 2 हफ्ते बाद आप डॉक्टर के पास जाके, डॉक्टर ही एक बार आपका चेक करके सक्शन कर देता है, जितना भी थोड़ा बहुत आपके नोज़ में कुछ म्यूकस या फिर कुछ भी फिल्ड होती है, डस्ट एंड डर्ट, तो वो निकाल देता है। बट मेरे केस में नोज़ मेरी इतनी ब्लॉक्ड हो गई थी कि मुझे फिजिशियन के असिस्टेंट को घर बुलाकर एक सक्शन सेशन करवाना पड़ा था। वो एक मशीन लेकर आए थे जो सक्शन की मदद से नोज़ से जितने भी इम्प्योरिटीज़ और जितने भी म्यूकस होते हैं वो खींच के निकाल देता है। तो मुझे लगा था कि इतना ज़्यादा पेन नहीं होगा, बट जब वो करने लगे, पर जब ये प्रोसीजर स्टार्ट हुआ तो मुझे काफ़ी दर्द फील होने लगा, बिकॉज़ उन्होंने मुझे एनेस्थीसिया भी नहीं दिया था, कंसिडरिंग कि मेरी जो नोज़ की स्किन है अंदर से वो अभी भी रॉ थी। तो अगर वो एनेस्थीसिया लगाते तो वो बहुत ज़्यादा बर्निंग सेंसेशन क्रिएट करता, जो और ज़्यादा पेनफुल होता। तो इसीलिए उन्होंने मुझे एनेस्थीसिया नहीं दिया और उन्होंने डायरेक्ट सक्शन और एक क्लिपर टोंग की मदद से वो जितने भी म्यूकस थे वो निकाल रहे थे। एंड इट वाज़ वेरी वेरी पेनफुल, बिकॉज़ वो नोज़ के एकदम अंदर तक जाता है तो वो बहुत पेन करता है, बिकॉज़ आई एम नॉट यूज टू एनी फॉरेन इक्विपमेंट इनसाइड माई नोज़। सो फाइनली ये सेशन कंप्लीट हुआ आफ्टर एन आवर, और मुझे काफ़ी पेन हो रहा था उस समय नोज़ में, बट आई कुड फील कि मेरी नोज़ बहुत हद तक क्लियर हो चुकी थी एंड आई वॉज एबल टू ब्रीथ प्रॉपरली। तो उस दिन तो रात में आई स्लेप्ट गुड एंड आई वॉज ब्रीदिंग थ्रू माई नोज़। बट दूसरे दिन फिर से सेम सिलसिला चालू हो गया एंड माई नोज़ स्टार्टेड फॉर्मिंग म्यूकस एंड बहुत सारा, मतलब मुझे सर्दी भी हो गया एंड फिर ब्लड फिल्ड म्यूकस भी बनने लग गया। तो वो प्रोसेस वापस से स्टार्ट हो गया और मेरी नोज़ फिर से ब्लॉक हो गई। थर्ड इशू जो मैंने फेस किया दैट वाज कि डॉक्टर के पास बार बार जाना फॉर कंसल्टेशन, बिकॉज़ मेरा नोज़ इतना ज़्यादा ब्लॉक्ड हो गया था कि मुझे कॉन्स्टेंटली अपने डॉक्टर से इन टच में रहना पड़ रहा था। एंड आई हैड टू टेल हिम दैट माई नोज़ इज़ कम्प्लीटली ब्लॉक्ड एंड आई एम नॉट एबल टू डू नेज़ल इरिगेशन नॉर आई एम फीलिंग एनी डिफरेंस। तो मुझे डॉक्टर के पास बार बार जाना पड़ता था एंड वो बार बार वो सक्शन सेशन करते थे ताकि मेरे नोज़ में जो कुछ भी है वो निकाल दे। और उस दिन आई यूज
टू स्लीप गुड, बट उसके दूसरे तीसरे दिन वापस से ये सेम चीज़ होने लग जाता था। ये जो सेशंस मैं ले रही थी वो सेकेंड वीक के टाइम हो रहा था, थर्ड वीक आते आते ये सेशंस कम हो गए थे एंड उतना ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम नहीं हो रहा था। और मेरे स्टिचेस भी डिज़ोल्व नहीं हुए थे, क्योंकि जो हमें जो स्टिचेस लगते हैं ड्यूरिंग सेप्टोप्लास्टी दैट इज़ डिज़ोल्वेबल, बट मेरे स्टिचेस डिज़ोल्व नहीं हुए थे, अंदर के हो गए थे बट बाहर में फिर भी थोड़े बहुत स्टिचेस थे। तो उसे कट करना इम्पॉर्टेंट था बिकॉज़ मेरा जो नोज़ है वो अंदर से हील नहीं हो पा रहा था प्रॉपरली, एंड जिसकी वजह से यहाँ पे ये वाली एरिया पे बहुत ज़्यादा खिंचाव फील होता था। जब भी मैं मुंह खोलती थी या स्माइल करती थी तो ये वाला पोर्शन बहुत ज़्यादा खिंचाता था। तो डॉक्टर ने मेरा स्टिच भी काट दिया 4th वीक में, और उन्होंने कहा कि मेरी जो हीलिंग है अब थोड़ी फास्ट हो जानी चाहिए कंसिडरिंग कि अब स्टिचेस नहीं हैं। 4th इशू जो मैंने फेस किया दैट वाज क्रस्ट फॉर्मेशन। तो मेरे नोज़ में जब ये म्यूकस फॉर्म होना कम हो गया था तब मेरे नोज़ में सेप्टम के दोनों साइड में क्रस्ट फॉर्म होने लग गया था, एंड दोज क्रस्ट वर हार्ड एंड ड्राई। तो जब भी मुझे नोज़ में आगे से बहुत ब्लॉक फील होता था, प्लस मुझे लगता था कि मेरे नोज़ में कुछ हार्ड सी चीज़ जम गई है जो निकल नहीं पा रही है, कि मैं कितनी भी वॉश कर लूँ अपने नोज़ को। सो ये एक इशू था। प्लस अगर मैं मैनुअली भी ट्राई करती हूँ उसको रिमूव करने का तो वो बहुत दर्द देता, बिकॉज इट वॉज़ अटैच्ड टू माई स्किन, तो वो नहीं निकल पा रहा था। तो मैंने भी मैनुअली ज़्यादा छेड़ा नहीं, बिकॉज अगर मैं छेड़ती तो हो सकता था कि ब्लीडिंग वापस से स्टार्ट हो जाती। मैंने जब अपने डॉक्टर से भी बात किया इस चीज़ के बारे में तो डॉक्टर ने मुझे बोला कि ओके कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो मेरा खुद से ये चीज़ सक्शन के थ्रू और एनेस्थीसिया स्प्रे लगाने के बाद ये चीज़ रिमूव कर देंगे। तो जब मैं डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने मेरा ये दोनों सेप्टम के साइड में क्रस्ट फॉर्म हो गया था, तो वो उन्होंने निकाल दिया था एनेस्थीसिया स्प्रे डालकर, ताकि मुझे कोई भी पेन ना हो। मुझे ताकि आगे गोइंग फॉरवर्ड इतनी ज़्यादा ड्राइनेस ना हो, उन्होंने मुझे एक ऑइंटमेंट भी दिया जो मैं नोज़ के अंदर लगाती हूँ, सो दैट मेरे नोज़ में ड्राइनेस ज़्यादा नहीं हो और वो जो हार्ड क्रस्ट है वो नहीं फॉर्म हो आगे जाकर। 5th इशू जो मैं फेस कर रही हूँ दैट इज़ स्लीपिंग प्रॉब्लम। सो अब जब जाकर मेरी स्टिचेस भी खुल गई है और मेरा हार्ड क्रस्ट भी रिमूव हो गया है, तो अभी मेरे नोज़ में काफ़ी फ्री फील होता है। बट देयर इज़ अ थिंग दैट जब भी मैं सोती हूँ तो मुझे थोड़ा प्रॉब्लम होता है सांस लेने में, बिकॉज़ एक सोमैटिक पैटर्न बन जाता है कि आप कंटिन्यूसली माउथ ब्रीदिंग ही करते हो, तो इसीलिए नोज़ से सांस ऑटोमेटिकली नहीं आ पाता है, उसको थोड़ा टाइम लगता है सेट होने में। और अभी फ़िलहाल जब भी मैं सोती हूँ तो मुझे थोड़ा प्रॉब्लम होता है, बट जब भी मैं बैठती हूँ और मैं कॉन्शियसली ट्राई करती हूँ अपने नोज़ से सांस लेने का, नोज़ ब्रीदिंग करने का, तो फिर आई एम एबल टू डू दैट बेटर। और गाइज़ ये स्लीपिंग प्रॉब्लम वाला इशू पर्टिकुलरली सिर्फ मेरे लिए है। सो गाइज़ ये स्लीपिंग प्रॉब्लम वाला इशू हो सकता है कि आपको ना हो, बट मुझे होता है, कंसिडरिंग दैट आई हैव अ स्मॉल नोस्ट्रल्स एंड इट गेट्स ब्लॉक्ड वेरी ईजिली व्हेन आई ले डाउन ऑन माई बैक। सो गाइज़ ये थी मेरे 5 प्रॉब्लम्स जो मैं फ़ेस कर रही हूँ। और अगर आप भी सेप्टोप्लास्टी करवाने वाले हैं या ऑलरेडी करा लिया है आपने, तो प्लीज़ ये कुछ टिप्स मैं आपको शेयर कर रही हूँ, प्लीज़ उसे ज़रूर फॉलो करिए। सो गाइज़ फर्स्ट स्टेप है कि सलाइन वॉश ज़रूर करिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड हेल्पफुल। सेकेंड है कि प्लीज़ अपने नोज़ को ज़्यादा छेड़छाड़ मत करिए, डू नॉट टच इट वेरी ऑफन एंड लेट इट हील ऑन इट्स ओन, बिकॉज़ अगर आप ज़्यादा छेड़छाड़ करेंगे तो हो सकता है कि ब्लीडिंग ट्रिगर हो जाए और हीलिंग को आप थोड़ी स्लो कर दोगे, तो डोंट टच योर नोज़। थर्ड है कि प्रॉपर ह्यूमिडिफायर यूज़ करिए। अगर आपको बहुत ज़्यादा ड्राइनेस हो रही है तो वन थिंग दैट यू कैन यूज़ इज़ अ ह्यूमिडिफायर दैट विल कीप द इनसाइड ऑफ योर नोज़ मॉइस्ट। फोर्थ है कि प्लीज़ गाइस कीप पेशेंस, बिकॉज़ अगर आप सोच रहे हो कि 1 से 2 हफ्ते में आपकी हीलिंग हो जाएगी तो ऐसा नहीं होता है, इट विल टेक टाइम, 2 से 3 मंथ्स तो कम से कम लगेंगे ही। सो गाइस प्लीज़ हैव पेशेंस। 5th पॉइंट इज़, अगर आपको सोने में प्रॉब्लम हो रही है या आपको लग रहा है कि आपका नोज़ ब्लॉक हो जा रहा है, तो यू कैन यूज़ एन एलिवेटेड पिलो विच विल हेल्प यू ब्रीथ बेटर एंड नेज़ल ब्लॉकेज को भी कम कर सकता है। सो दिस इज़ वन टेक्निक दैट आई यूज़। 6th पॉइंट है कि डॉक्टर के रेगुलर फॉलोअप्स ज़रूर लो। अगर आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ गेट इन टच विथ योर डॉक्टर, एंड अगर आपको कभी भी लगे कि आपका नोज़ बहुत ज़्यादा ब्लॉक है तो मेक श्योर कि आप रेगुलर क्लीनिंग करवाओ सो दैट यू फील बेटर। सो गाइज़, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।
सो गाइज़ प्लीज़ आप मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपने इनपुट्स दीजिए कि आपको कैसे वीडियो देखने हैं आगे, और डू यू लाइक माई कॉन्टेंट और नॉट। सो गाइज़ फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।